हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज 2015 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस WBCS में आया था उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको क्यों करना है, क्योंकि आपको एक पैटर्न्स का कंसेप्ट मिलेगा, कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहा है और किस लेवल से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहा है। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो टॉपिक, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किया जा रहा है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो प्रीवियस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी अराउंड से जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया था उसी अराउंड से क्वेश्चंस फ्रेम होगा। डायरेक्टली अगर नहीं देगा तो उसी के अराउंड से क्वेश्चंस फ्रेम होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, डोंट स्किप इट। पूरे 10 साल के लिए कवर कीजिए, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है वेस्ट बंगाल में, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर इंडिया में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में जो जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इन फ्यूचर, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए इसको प्लीज़ कवर कीजिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स का कवर कर लीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम हो रहा है सब कुछ पता चलेगा। इवन यू कैन अटेम्प्ट any questions related to economics. So it's very important to watch these videos, I think. So don't waste time, let's get started. Like here, the first question is, in which of the following plan in which of the following plan did India experience two successive wars? जो टू सक्सेसिव वार हुआ था, एक 1962 में जो चाइना के साथ हुआ था और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, वो कौन सा 5 ईयर प्लान के अंडर में हुआ था? तो देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो आपका 1951 से 56 तक, और 56 से 61 तक सेकेंड था, और जो वार हुआ था, टू सक्सेसिव वार हुआ था, वो 62 में हुआ था और 65 में हुआ था। तो मतलब डेफिनेटली थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट प्लान हॉलीडे इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, कवर्ड द पीरियड। देखिए, 5 ईयर का प्लान मतलब 5 ईयर्स ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर्स का प्लान चूज़ करता है। उस 5 ईयर में बहुत सारे स्कीम लॉन्च किया जाता है। उसके थ्रू कौन सा सेक्टर में डेवलप करना है, कौन सा सेक्टर में प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, उसी को 5 ईयर प्लान बोलते हैं। उसका हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए देखिए, 1951 से ये स्टार्ट हुआ था। 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टेबलाइज्ड हुआ था। उसके बाद ये हर 5 ईयर्स के बाद ये प्लानिंग कमीशन ये स्टेबलाइज करता है। ठीक है। तो 1966 to 69 ये जो पीरियड था, ये जो 1966 to 69 ये पीरियड, इसको हम हॉलीडे प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि हर साल ये 3 इयर्स का 66 से 69, 66 से 67, 67 से 68 एंड 68 से 69, ये तीनों को 3 साल में अलग अलग प्लान किया था। उसको हम प्लान हॉलीडे बोलते हैं। ठीक है। ये क्यों बोलता है, ये क्यों हुआ था प्लान हॉलीडे उस टाइम? क्योंकि उस टाइम जो हमारा इकोनॉमी था वो बहुत ही इन्फ्लेशन बहुत हाई रेट था। इकोनॉमी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था वो एकदम पॉलिटिकल स्टेबल नहीं था एकदम। तो ये सब रीजंस था, और मंदा भी था उस टाइम, प्रोडक्शन लेवल बहुत कम था। तो उस टाइम पॉलिटिकल अनस्टेबल था, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुआ था। तो क्योंकि उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर था लाल बहादुर शास्त्री, उसका वो अचानक डेथ हो गया था।
तो उसके बाद पीएम हमारे जो इंदिरा गांधी है वो आया, तो इसीलिए इसको 5 ईयर प्लान को कैंसिल किया और प्लान हॉलीडे ले आया, ठीक है। द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी was introduced in India in the decade of, देखिए न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो 2014 का प्रीवियस वीडियोस है, प्रीवियस पेपर्स का बीसीएस का। तो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी मतलब जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो 1960 में हुआ था, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशंस बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशंस। तो ये 1960 में था क्वेश्चंस, ठीक है। एन इकोनॉमी में बी एनालिटिकली क्लासिफाइड इनटू, ये भी डिस्कशन किया है ऑलरेडी, 3 सेक्टर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है। प्राइमरी मतलब आप एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर जो प्रोडक्शन लेवल प्रोड्यूस होता है कुछ भी चीज़ें, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। और टर्शियर सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। द क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एट द विलेज लेवल इज कॉल्ड, देखिए जो क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है, ये जो फार्मर है उसको लोन देते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, रूरल एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, या फिर एग्रीकल्चरल लोन सोसाइटी, या रूरल बैंक, कौन सा है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस बोला है कि एट द विलेज लेवल, ये विलेज लेवल की बात कर रहा है। तो विलेज लेवल के लिए ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अगर ये बोलता डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हम डीसीसीबी बोलते हैं। और स्टेट लेवल में अगर पूछा जाता तो ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इन 3 चीज़ों को आपने एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम्स ये पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में द क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस कौन सा होता है, ठीक है। If the rural landlord also supplies rural credit to the tenant, it is called, देखिए जो ये एक्चुअल में यूरोप में होता था फ्यूडलिज्म जिसको बोलते हैं। इंडिया में कहीं पर भी बहुत सारी जगह पर ब्रिटिश अमल में, ब्रिटिश टाइम, ये हमारे इंडिया में भी ये सिस्टम चालू था, तो उसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, इंडिया में। लेकिन जो यूरोप में था उसको फ्यूडलिज्म बोलते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें जो लैंडलॉर्ड्स है, जो जमींदार है, वो पेशेंट को, जो कृषक को, फार्मर को जोमी देता था। उसके बदले वो जो प्रोडक्शन होता था उसका कुछ हिस्सा जो जमींदार था वो ले लेता, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फ्यूडलिज्म बोलते हैं। मतलब लैंड का फुल उसका जो अधिकार है वो जमींदार के पास होता था, ये जस्ट उसको कल्टीवेट करता था, ठीक है। ये होता है फ्यूडलिज्म का मीनिंग। और जो सेमी फ्यूडलिज्म है, इफ़ द रूरल लैंडलॉर्ड्स आल्सो सप्लाई रूरल क्रेडिट, जब क्रेडिट भी प्रोवाइड करे, देखिए अगर लैंड दे दिया, जमी दे दिया, ठीक है, फार्मर को कौन दिया? लैंडलॉर्ड ने ज़मीन दे दिया, ठीक है। अगर उसको ज़मीन में प्रोडक्शंस के लिए अगर उसको मानी भी तो चाहिए, अगर पैसा भी लैंडलॉर्ड ने दिया फार्मर को, तो इसको बोलते हैं सेमी फ्यूडलिज्म। मतलब ज़मीन भी दे रहा है और मनी भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एज ए लोन। तो ये होता है सेमी फ्यूडलिज्म। द रेलवे बजट ऑफ इंडिया, इन 1924 से, ये 1924 जब ब्रिटिश का डिकेड चल रहा, पीरियड चल रहा था,
तो 1924 से ये एक सेपरेट बजट रेल के लिए बनाया जाता था। लेकिन 2007 के बाद 2017 के बाद जो उस टाइम आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली था, तो ये सिस्टम को चेंज किया। वो बोला कि सेंट्रल का ही हिस्सा है रेलवे, तो इसलिए ये सेंट्रल का एक ही बजट होगा। जो सेंट्रल बजट है उसी से रेलवे भी होगा। रेलवे बजट कोई सेपरेट बजट नहीं होगा अभी से। तो 2070 में इसको कैंसिल कर दिया और ये पार्ट ऑफ यूनियन बजट बना दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर। हाउ मेनी प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज्ड इन 1969? 1969 की टाइम 14 बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया था। नेशनलाइज्ड का मीनिंग क्या है? नेशनलाइज्ड मतलब होता है कि गवर्नमेंट अंडरटेकन कर लिया। मतलब पहले क्या होता था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता था, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए मोनोपोली था। उसी के अंडर में पूरा बैंक कंट्रोल होता था। तो ज़्यादातर केस में उसी लोगों को लोन मिलता था जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड नहीं करता था। तो ये था ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो 14 बैंक को ये नेशनलाइज्ड किया 1969 में। बाद में 1980 में आई थिंक और 6 बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया था। तो ये नेशनलाइज्ड किया था इंदिरा गांधी के, जब इंदिरा गांधी आया 1966 में आई थिंक आया था। तो उसके बाद ये स्टेप लिया गया था, इकोनॉमिक स्टेप। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फ्रेम्ड बाय, आई हैव ऑलरेडी मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी, सो यू कैन वॉच इट। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रेम करता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, ये कंसेप्ट रहा। ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये छोटा सा वीडियो, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको ये इफ़ेक्टिव लग रहा है ये वीडियो सीरीज़, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।